अब सोचो कि आप पुलिस स्टेशन में एक बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने जाते हो, लेकिन पुलिस वाले एक मिनिस्टर का कुत्ता ढूंढने में बिजी हों और आपकी कंप्लेंट पर ध्यान ही न दे। ऐसे में आप क्या करोगे? चिल्लाओगे, रोने लगोगे या फिर खुद ही उस बच्ची को ढूंढना शुरू कर दोगे? आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाला हूँ। फिल्म का नाम है त्रिबाणधारी बारबरीक। फिल्म आपको प्राइम वीडियो पर देखने के लिए मिल जाएगी, तो इस फिल्म को एक बार जरूर देख लेना। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। अब देखो, फिल्म की शुरुआत में हम साइकेट्रिक डॉक्टर श्याम को देखते हैं। वो अपनी पोती निधि की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए थाने में आता है, लेकिन सारे पुलिस वाले इस वक्त एक मंत्री का कुत्ता ढूंढने में बिजी होते हैं और इंस्पेक्टर के कहने पर श्याम चुपचाप बैठ जाता है और अपनी पोती निधि की यादों में खो जाता है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि एक दिन श्याम निधि को महाभारत का एक प्ले दिखाने के लिए लेकर जाता है। दरअसल श्याम महाभारत में घटोत्कच के बेटे बारबरीक का फैन होता है। वो निधि को भी बारबरीक के बारे में बताता है कि बारबरीक किसी भी युद्ध को 1 मिनट में खत्म कर सकता है। दरअसल बारबरीक को किसी देवी के आशीर्वाद से 3 बाण मिले थे, जिसमें से पहला बाण दुश्मन की तरफ इशारा करता है, दूसरा दुश्मन की पहचान करता है और तीसरा बाण दुश्मन को खत्म कर देता है। और इसी वजह से बारबरीक को त्रिबाणधारी बारबरीक भी बोला जाता है। श्याम की कहानी पर वापस आए तो श्याम अपनी पोती निधि को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते है। कुछ साल पहले श्याम अपने बेटे, बहू और पोती के साथ बहुत खुश था। निधि भी अपने मम्मी पापा से ज्यादा अपने दादाजी यानी कि श्याम के साथ ही खेलती थी। और फिर एक दिन एक्सीडेंट में श्याम के बेटे और बहू दोनों की मौत हो गई थी। तब से श्याम ही अपनी पोती निधि का ख्याल रखता था और निधि के लिए भी उसके दादाजी ही उसकी पूरी दुनिया थे। सुबह सुबह निधि स्कूल चली जाती है और श्याम अपने क्लिनिक पर चला जाता है, जहां वो अपने पेशेंट से मिलता है। शाम को श्याम घर वापस आता है तो देखता है कि निधि अभी तक वापस नहीं आई है। तो श्याम सबसे पहले स्कूल बस के ड्राइवर माणिक्यम को कॉल करते हैं। तो माणिक्यम भी कहता है कि मैंने निधि को घर पर ही ड्रॉप किया था। इसके बाद श्याम निधि की फ्रेंड को कॉल करता है तो वो कहती है कि निधि घर पर ही उतरी थी, अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। श्याम अभी भी पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ था। वो देखता है कि कुछ पुलिस वाले एक कांस्टेबल चंद्रा को लेकर आते हैं, जो कि लाश देखकर बेहोश हो गया था। इंस्पेक्टर उसे डांटता है कि तू कैसा पुलिस वाला है जो एक लाश को देखकर बेहोश हो गया। फिर वो श्याम को कैबिन में बुलाता है। श्याम उसे निधि का फोटो दिखाते हैं। बाकी पुलिस वाले फिलहाल मिनिस्टर का कुत्ता ढूंढने में बिजी थे। तो इंस्पेक्टर कांस्टेबल चंद्रा को बुलाकर उससे कहते हैं कि इनकी पोती गायब हो गई है, तुम्हें इनकी पोती को ढूंढना है। श्याम गुस्से में वहां से जाने लगता है। सोचता है कि जो आदमी लाश देखकर बेहोश हो गया था, ऐसा चोमू कांस्टेबल मेरी क्या मदद कर सकता है। लेकिन चंद्रा उससे कहते हैं कि मैं भले ही कमजोर दिल वाला हूँ, लेकिन आपकी पोती को ढूंढने में आपकी पूरी मदद करूंगा। दोनों केस के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। तो श्याम बताता है कि निधि डिजिटल वॉच पहनती है, जिसकी मदद से हम उसे ट्रैक कर सकते हैं। चंद्रा तुरंत साइबर रूम में जाता है, निधि की डिजिटल वॉच को ट्रैक करने के लिए कहते हैं और आखिरकार उन्हें निधि की वॉच का लोकेशन मिल जाता है। अब एक तरफ श्याम और चंद्रा निधि को ढूंढ रहे होते हैं तो दूसरी तरफ फ्लैशबैक के साथ हमें राम और देव की भी कहानी दिखाई जाती है। अब देखो, राम यूएस जाकर सेटल होना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसे 30 लाख रुपए की जरूरत थी। तो देव उसे लेकर स्मगलर इस टकले के पास जाता है, राम के लिए भी काम मांगता है और यहाँ हमें पता चलता है कि देव ने इस टकले से 20 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन लौटा नहीं पा रहा था। टकला देव से कहता है कि तू अपनी आंटी पद्मा से बात करके मेरी एक मीटिंग फिक्स कर दे। अगर उसने मुझे अपने इलाके में धंधा करने दिया तो मैं तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। इसके बाद वो इन दोनों को एक कुत्ता देता है। देव उस कुत्ते को लेकर वहां से चला जाता है। रास्ते में वो कुत्ते के पट्टे के नीचे से ड्रग्स निकालता है और दूसरी पार्टी को देकर उनसे पैसे ले लेता है। राम ये सब कुछ देखकर शॉक्ड हो जाता है कि यार ये तो इलीगल काम है, ऐसा करेगा तो पकड़ा जाएगा। लेकिन देव को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो राम के साथ एक कसीनो में जाता है, सोचता है कि जुए में पैसा जीत कर टकले का सारा पैसा चुका देगा। लेकिन देव एक बार फिर से
ये सारे पैसे भी हार जाता है। वापस से श्याम की कहानी पर आते हैं तो श्याम और चंद्रा दोनों उस लोकेशन पर पहुंचते हैं। घर का दरवाजा खटखटाते हैं, एक आदमी दरवाजा खोलता है। चंद्रा उससे घड़ी के बारे में पूछता है, तब वो आदमी बताता है कि घड़ी उसे रोड पर गिरी हुई मिली थी। आदमी दोनों को चौराहे पर लेकर जाता है और उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन बता देता है जहां उसे घड़ी मिली थी। तभी श्याम चंद्रा को दिखाता है कि वहां चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। और इसी के साथ एक बार फिर से फ्लैशबैक में हम राम और देव की कहानी पर वापस आते हैं। अब देखो, कहानी कभी राम और देव तो कभी श्याम और चंद्रा की तरफ शिफ्ट होती रहेगी, लेकिन आगे चलकर इनकी कहानी जब एक दूसरे से मिलेगी वो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखते रहना। खैर, राम वीजा कंसल्टेंसी की ऑफिस में जाते हैं तो बॉस उससे कहते हैं कि अगर 30 लाख रुपए का इंतजाम कर दोगे तो हम तुम्हें यूएस में सेटल करवा देंगे। फिर इसी ऑफिस में राम बॉस की सेक्रेटरी सत्या से मिलते हैं ताकि आगे का प्रोसेस क्या है उसके लिए बात कर सके। लेकिन सत्या की खूबसूरती देखते ही राम को उससे प्यार हो जाता है। उधर देव अपनी आंटी पद्मा के पास जाते हैं। दरअसल पद्मा अपने एरिया में दूध सप्लाई करती है, इसके साथ ही वो कई सारी कैब भी चलवाती है। फिलहाल राम और देव दोनों पद्मा की कैब ही चलाते हैं। पद्मा भी देव को अपने बच्चे की तरह मानती है। देव पद्मा की बेटी महालक्ष्मी से प्यार करते हैं और पद्मा भी उन दोनों की शादी करवाना चाहती है। लेकिन पद्मा को नहीं पता था कि देव उसके पीठ पीछे स्मगलिंग करता है, जुआ भी खेलते हैं। खैर, एक दिन राम जब कैब चला रहा होता है तो इत्तेफाक से सत्या उसकी कैब बुक कर लेती है। रास्ते में दोनों बात करते हैं तो राम बताता है कि उसकी माँ आंगनवाड़ी में काम करती है, वो कैब चलाते हैं। फिलहाल उसके पास 30 लाख रुपए नहीं है, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह से वो पैसों का इंतजाम कर लेगा। और इस मुलाकात के बाद दोनों अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और एक दिन जब राम सत्या के कमरे में होता है, वो सत्या को पीछे से पकड़ लेता है, उसे किस करना चाहता है, लेकिन सत्या डर के मारे कांपने लगती है और राम को एक जोरदार थप्पड़ मारकर वहां से भगा देती है। फिर आधी रात में वो राम को कॉल करती है, उसे अपने घर बुलाती है, उसे अपना ट्रॉमा बताती है। दरअसल बचपन में सत्या के अंकल ने उसे कमरे में बंद करके उसके साथ दुष्कर्म किया था और सत्या अब भी उस घटना को भूल नहीं पाई है। जब राम ने उसे टच करने की कोशिश की थी तब सत्या को एक बार फिर से अपने बचपन की वही डरावनी घटना याद आ गई थी। अब श्याम की कहानी पर वापस आते हैं। सीसीटीवी फुटेज की हेल्प से पुलिस वाले 3 लोगों को पकड़ते हैं जिन्होंने निधि का किडनैप किया था। पुलिस स्टेशन में उनकी पिटाई होती है। तब इनमें से एक आदमी बताता है कि पहले उसने निधि को एक लड़के के साथ देखा था। दोनों एक बिल्डिंग के नीचे खड़े थे। लड़का निधि के गाल पर किस कर लेता है तो निधि गुस्से में उसे एक थप्पड़ मारती है और अकेले ही वहां से चली जाती है। ये लोग गाड़ी में बैठकर सब कुछ देख रहे होते हैं और निधि को देखकर इनकी भी नीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद ये लोग निधि का किडनैप कर लेते हैं, उसके साथ गलत काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मौका मिलते ही निधि इनके चंगुल से बचकर भाग जाती है। ये लोग कहते हैं कि उसके बाद से हमने निधि को नहीं देखा। श्याम साइकेट्रिस्ट है और इनकी हालत देखकर समझ जाता है कि ये लोग सच बोल रहे हैं। निधि ने अपना बैग इनकी गाड़ी में ही छोड़ दिया था। तो श्याम निधि का बैग लेकर घर वापस आ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर निधि कहाँ होगी, किस हाल में होगी। श्याम निधि का बैग खोल कर देखता है तो उसमें लिमिटेड एडिशन वाली बार्बरी की एक किताब होती है। श्याम काफी टाइम से इस किताब को ढूंढ रहा था लेकिन मिल नहीं रही थी। निधि ने किसी तरह से इस किताब को ढूंढ लिया था और अब वो अपने दादाजी को गिफ्ट करना चाहती थी, लेकिन उसके पहले ही उसका किडनैप हो गया था। किताब के पहले पन्ने पर ही उस दुकान का एड्रेस लिखा हुआ था जहां से निधि ने ये किताब खरीदी थी। इसके बाद श्याम और चंद्रा दोनों उस दुकान पर जाते हैं। दुकान का सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं तो पता चलता है कि निधि दिन में एक लड़के के साथ वहां आई थी। फिर ये दोनों उस लड़के के घर जाने लगते हैं और इसी के साथ फ्लैशबैक में एक बार फिर से देव और राम की कहानी पर वापस चलते हैं। देव के कहने पर पद्मा टकले से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। टकला पद्मा से मिलने के लिए आते हैं, उसे अपने धंधे के बारे में बताते हैं तो पद्मा टकले को मारकर वहां से भगा देती है। कहती है कि अपने इलाके में मैं तुझे ऐसा गंदा धंधा नहीं करने दूंगी। वो देव को भी डांटती है, कहती है कि तुम्हें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। इसके बाद देव राम को कॉल करके शमशान के पास अपने अड्डे पर मिलने के लिए बुलाता है, उसे अपनी
अपनी प्रॉब्लम बताता है। दरअसल पद्मा ने टकले को मना कर दिया था, तो अब टकले ने देव को 1 हफ्ते का टाइम दिया था कि मेरे पैसे वापस कर दे, नहीं तो तेरी आंटी को तेरे बारे में सब कुछ बता दूंगा। अब देव राम से कहते हैं कि तुझे भी पैसों की जरूरत है और मुझे भी, तो पैसों का इंतजाम करने के लिए हमें चोरी करनी पड़ेगी। लेकिन राम मना कर देता है और वहां से चला जाता है। राम की कैब में एक पैसेंजर आकर बैठता है। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था कि तुम्हारा 30 लाख कैश तैयार है, कल घर आकर ले जाना। राम उसकी सारी बातें सुन लेता है और मन ही मन उन पैसों को चुराने का प्लान बना लेता है। वो देव को भी अपने प्लान में शामिल करता है। रात में दोनों उसके घर जाते हैं। राम बगल वाली बिल्डिंग पर से लेजर लाइट उस आदमी के बच्चों पर फोकस करता है। इधर देव उस आदमी को कॉल करता है, उससे कहता है कि तुम्हारे बच्चे मेरे स्नाइपर के निशाने पर हैं, तुम वो 30 लाख से भरा बैग अपने घर के बाहर फेंक दो, नहीं तो बच्चों को मार देंगे। आदमी के पास सोचने का भी टाइम नहीं होता। वो डर के मारे पैसों से भरा बैग नीचे फेंक देते हैं और दोनों पैसे लेकर चले जाते हैं। राम अपने हिस्से का पैसा लेकर कंसल्टेंसी कंपनी को दे देता है ताकि अपना वीजा प्रोसेस करवा सके और अमेरिका जा सके। देव को अपने हिस्से का पैसा टकले को देना था, लेकिन वो कसिनो में जाता है और एक बार फिर से सारे पैसे हार जाता है। अगले दिन टकला देव के पास आता है। वो देव को बस 1 दिन का टाइम देता है। उसे कहता है कि अगर तूने मेरा पैसा 1 दिन में वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारी आंटी पद्मा से मिलकर तुम्हारे सारे पैसे वसूल कर लूंगा। देव राम से कहते हैं कि अगर पद्मा आंटी को पता चल गया तो वो महालक्ष्मी के साथ मेरी शादी नहीं करवाएंगे और महालक्ष्मी नहीं मिली तो मैं भी मर जाऊंगा। वो किसी भी तरह से पैसों का इंतजाम करने के लिए कहते हैं। इधर प्रेजेंट में श्याम और चंद्रा उस लड़के के घर जाते हैं। तब वो लड़का इन्हें बताता है कि स्कूल के बाद निधि ने ही घूमने जाने का प्लान बनाया था। वो दोनों बुक स्टोर पर गए थे। निधि ने वहां से किताब खरीदी थी, लेकिन जब वापस घर जा रहे थे तो तेज बारिश होने लगी थी, तो दोनों एक जगह पर रुक गए थे। और जब उस लड़के ने निधि के गाल पर किस किया था तो निधि गुस्से में उसे थप्पड़ मारकर वहां से चली गई थी। थोड़ी देर बाद उसने दोबारा निधि को देखा था। तब वो एक कैब में बैठ कर जा रही थी। वो कैब का नंबर तो नहीं देख पाया था, लेकिन उस कैब के पीछे बुल का लोगो था। श्याम घर जाने लगता है तो सिग्नल पर उसके सामने कई ऐसी कैब होती हैं जिसके पीछे बुल का लोगो लगा हुआ था। श्याम और चंद्रा दोनों के लिए मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि अब तक उन्हें नहीं पता था कि निधि कौन सी कैब में बैठ कर गई थी। वापस राम और देव की कहानी पर आते हैं तो शाम को राम शमशान के पास अड्डे पर देव से मिलता है। उसे कहता है कि मैंने तेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। दरअसल उसने मिनिस्टर का कुत्ता किडनैप कर लिया था और कुत्ते के बदले फिरौती में उसने मिनिस्टर से 50 लाख रुपए की मांग की थी। मिनिस्टर के लिए कुत्ता उसके फैमिली मेंबर के जैसा था, तो मिनिस्टर भी उसे 50 लाख देने के लिए तैयार हो गया था। अब देखो, शुरू में मैंने बताया था ना कि जब श्याम निधि की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन गया था तो सारे पुलिस वाले मिनिस्टर का कुत्ता ढूंढने में बिजी थे। उस कुत्ते को राम ने ही किडनैप किया था। खैर, मिनिस्टर 50 लाख देने के लिए मान जाता है। वो अपने एक आदमी को 50 लाख लेकर राम की बताई हुई जगह पर भेज देता है। पीछे से पुलिस वाले भी कुत्ता किडनैपर्स को पकड़ने के लिए बैठे होते हैं। राम पैसे लेने वाला ही होता है, लेकिन तभी वो पुलिस वालों को देख लेता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। मिनिस्टर को उसका कुत्ता भी मिल जाता है और उसके पैसे भी बच जाते हैं। एट द सेम टाइम हम एक आदमी को देखते हैं, उसने अपना चेहरा ढका हुआ था। वो एक लड़की की लाश को लेकर शमशान में आता है और शमशान में काम करने वाले चपरासी को पैसे देता है। उस लाश को जलाने के लिए कहते हैं, लेकिन जैसे ही चपरासी उस लड़की की लाश को देखता है तो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो लाश निधि की होती है। तभी शमशान की लाइट चली जाती है। वो चपरासी उस आदमी से फ्यूज चेंज करने के लिए कहता है और अपने कमरे में फ्यूज लेने चला जाता है। मौका पाकर वो स्कूल बस के ड्राइवर माणिक्यम को कॉल करता है, उसे निधि के बारे में बताता है, जिसके बाद माणिक्यम तुरंत श्याम को कॉल करता है। श्याम और चंद्रा दोनों भागते हुए शमशान में आने लगते हैं। इधर उस आदमी के दबाव में चपरासी लाश को जला देता है। श्याम और चंद्रा दोनों शमशान पहुंचते हैं। तब तक वो आदमी जा चुका था और लाश भी जल गई थी। यह देखकर चंद्रा एक बार फिर से बेहोश हो जाता है। अगली सुबह चंद्रा को होश आता है, तब वो हॉस्पिटल में होता है। वो श्याम के पास जाता है, उसे कहते हैं कि जिसने भी आपकी पोती के साथ ये किया है
हम उसे नहीं छोड़ेंगे। श्याम अपनी पोती के कातिल को ढूंढने के लिए बार्बरिक के 3 बाणों वाली स्ट्रेटजी अपनाते हैं। जैसे बार्बरिक का पहला बाण दुश्मन की तरफ इशारा करते हैं, वैसे ही श्याम चंद्रा को बताता है कि कल रात उसने शमशान में एक गाड़ी को बाहर जाते हुए देखा था जिसके पीछे बुल का लोगो था। श्याम ने उस गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया था और इस तरह से उन्हें पता चलता है कि वो गाड़ियां असल में पद्मा की है। दूसरी तरफ हम देव को देखते हैं। उसने टकले का पैसा वापस नहीं किया था, तो अब टकले ने उसे किडनैप कर लिया था। वो देव को जान से मारने वाला होता है। तभी एक गुंडा टकले को बताता है कि पुलिस ने उसका 10 किलो माल पकड़ लिया है, लेकिन पुलिस वाला न्यूज में बताता है कि उसने सिर्फ 1 किलो माल ही पकड़ा है, मतलब कि बाकी का माल उसने अपने पास ही रख लिया था। देव इस मौके का फायदा उठाता है। टकले से कहता है कि उसे एक मौका दे, वो पुलिस वालों से चोरी करके सारा माल वापस लेकर आ जाएगा। टकला भी उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद देव एक बार फिर से राम से हेल्प मांगता है और दोस्ती की खातिर राम एक बार फिर से हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। इधर चंद्रा मैकेनिक बनकर पद्मा के घर जाता है और मौका मिलते ही उसकी रजिस्टर चेक करता है, तो पता चलता है कि जिस टाइम पर निधि की लाश शमशान में जलाई गई थी उस टाइम पर सिर्फ एक ही कैब बाहर थी, जिसे राम और देव दोनों मिलकर चलाते हैं। मतलब कि राम और देव इन दोनों में से ही किसी ने निधि का किडनैप किया था। अब इन दोनों में से असली किडनैपर कौन है, इसका पता करने के लिए श्याम बार्बरिक की तरह असली दुश्मन की पहचान करने वाले दूसरे बाण वाली स्ट्रेटजी को अपनाता है और इस बार वो राम की माँ को टारगेट करता है। उन्हें राम की सारी सच्चाई बता देता है। कहता है कि हमें शक है कि राम ने ही निधि के साथ यह सब कुछ किया होगा। वो राम की माँ को निधि का फोटो भी दिखाता है, जैसे कि राम की माँ थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका बेटा ऐसा कुछ कर सकता है। राम की माँ घर आती है, लेकिन अब वो राम पर नजर रखने लगती है। थोड़ी देर बाद राम फोन पर देव से बात कर रहा होता है। पुलिस वाले के घर से वो माल कैसे चुराना है प्लान डिस्कस कर रहा होता है, तो राम की माँ उसकी सारी बातें सुन लेती हैं। वो राम को डांटती हैं, उसे निधि का फोटो दिखाती हैं, उससे पूछती हैं कि आखिर तूने इसके साथ क्या किया है। राम भी अपनी माँ के आगे मजबूर हो जाता है और सच बोलना शुरू कर देता है। दरअसल जिस तरह से राम ने पैसों के लिए मिनिस्टर के कुत्ते को किडनैप किया था, वैसे ही देव ने भी पैसों के लिए निधि का किडनैप कर लिया था। राम उससे कहता है कि इस लड़की को वापस उसके घर छोड़ देते हैं, लेकिन देव कहता है कि अगर हमारा ये कुत्ते वाला प्लान फेल हो गया तो इस लड़की के घर वालों से फिरौती मांग लेंगे। राम इसमें शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन देव उसके शराब में बेहोशी की दवा मिला देता है और राम वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद देव नीचे आता है तो देखता है कि निधि वहां नहीं है। वो निधि को ढूंढने लगता है, तभी निधि पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देती है, भागने लगती है, लेकिन देव उसे पीछे से पकड़ लेता है। वो नशे में होता है और अगले ही पल उसकी नीयत खराब हो जाती है। वो निधि के साथ घिनौना काम करने की कोशिश करता है। निधि एक लकड़ी उठाती है जिसमें कील लगी हुई थी, वो देव के सीने में घुसा देती है और वहां से भागने लगती है। तब देव वही लकड़ी फेंक कर निधि को मारता है, उसके सर पर चोट लग जाती है और वहीं पर निधि की मौत हो जाती है। राम उसकी लाश देखकर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन अपने दोस्त को बचाने के लिए वो देव के साथ मिलकर निधि की लाश को कार की डिग्गी में डालता है और देव उस लाश को लेकर शमशान चला गया था। इसके बाद से राम देव के साथ अपनी दोस्ती तोड़ना चाहता था, लेकिन देव ने कार में निधि की लाश रखते हुए उसका वीडियो बना लिया था और अब वो राम को भी ब्लैकमेल कर रहा था ताकि उस पुलिस वाले के घर से माल चुरा सके। राम अपनी माँ को सब कुछ बता देते हैं, जिसके बाद राम की माँ श्याम के पास जाती है, उसे वीडियो दिखाती है, बताती है कि उसका बेटा राम बेकसूर है, असली मुजरिम तो देव है। इसके बाद श्याम बार्बरिक का तीसरा बाण दुश्मन को मारने वाला बाण चलाते हैं। इधर हम राम और देव को देखते हैं, दोनों मिलकर पुलिस वाले के घर से माल लेकर चले जाते हैं और इस टकले को दे देते हैं। टकला भी खुश हो जाता है और देव का सारा कर्जा माफ कर देता है। लेकिन अगली ही सुबह इस फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। अगली सुबह एक तालाब में देव की लाश मिलती है। पुलिस वाले, पद्मा, टकला, हर कोई हैरान रह जाता है कि आखिर इसे किसने मारा होगा। पद्मा ने देव को अपने बच्चे की तरह पाला था। वो पुलिस वालों से कहती कि जिसने भी इसे मारा है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ टकले के आदमी राम को किडनैप कर लेते हैं, उसे जान से मारने वाले होते हैं, लेकिन राम खुद को बचाता है, उनके साथ फाइट कर रहा होता है। राम पूछता है कि आखिर तुम लोग मुझे मार क्यों रहे हो, तो टकला बताता है कि कल उन दोनों ने जो माल दिया था वो नकली था, वो राम से असली
असली माल वापस करने के लिए कहते हैं, लेकिन राम कहते कि उसके पास तो कोई माल है ही नहीं। राम उनकी जबरदस्त धुलाई करता है, बाहर आता है, लेकिन अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर असली माल है कहाँ। तो कांस्टेबल चंद्रा उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे श्याम का खतरनाक प्लान बनाता है। दरअसल जब देव और राम दोनों पुलिस वाले के घर से माल चुरा कर भाग रहे थे तो श्याम के प्लान के मुताबिक राम की माँ भी उन्हें रास्ते में मिल जाती है। राम उन्हें गाड़ी में बिठा लेता है और राम की माँ ने ही गाड़ी के अंदर बैठकर माल को पाउडर से बदल दिया था। लेकिन राम को समझ में ही नहीं आता कि आखिर डॉक्टर श्याम ने ऐसा क्यों किया। दरअसल राम ने अपनी माँ को जो कहानी सुनाई थी कि देव ने निधि के साथ घिनौना काम किया था, वो कहानी झूठी थी। निधि के साथ घिनौना काम करने वाला देव नहीं, असल में राम था। उसने अपनी माँ को बताया था कि देव ने उसका वीडियो बना लिया था, उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसी वीडियो में राम के सीने से खून निकलता हुआ दिखाई दे रहा था और श्याम उसी वक्त समझ गया था कि उसका असली मुजरिम देव नहीं, राम है। देव ने ही राम का वीडियो बनाया था और इसी वजह से राम ने देव को मार दिया था। चंद्रा कहते हैं कि इतना बड़ा क्राइम करने के बाद तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देश छोड़कर भागना चाहते थे, लेकिन श्याम तुम्हारे इस प्लान को कभी कामयाब नहीं होने देगा। वो एक साइकेट्रिस्ट है और उससे बचना नामुमकिन है। चंद्रा की बातें सुनकर राम वहां से भाग जाता है। इधर श्याम ऑलरेडी सत्या के घर पर बैठा हुआ था। दरअसल सत्या श्याम की पेशेंट है। बचपन में उसके साथ जो हादसा हुआ था उसके बाद से श्याम ही उसका इलाज कर रहा था। सत्या भी निधि को जानती थी। वो श्याम से निधि के बारे में पूछती है तो श्याम उसे सब कुछ बता देता है। उसे बता देता है कि जैसा तुम्हारे साथ हुआ था वैसा ही निधि के साथ भी हुआ था और निधि का असली मुजरिम कोई और नहीं, तुम्हारा बॉयफ्रेंड राम है। तभी राम भी वहां पहुंच जाता है और उसे देखकर श्याम वहां से निकल जाता है। सत्या राम से पूछती है कि आखिर तुमने निधि के साथ ऐसा क्यों किया। राम उसके सामने अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, लेकिन सत्या उसे गोली मार देती है और इस तरह से वो अपने बचपन के ट्रॉमा से बाहर आ जाती है। इधर पद्मा को भी पता चल गया था कि देव को राम ने ही मारा है, तो पद्मा भी राम को ढूंढते हुए वहां पहुंच गई थी। वो राम की लाश देखती है और अपने आदमियों से कहती है कि मर्डर का इल्जाम इस लड़की पर नहीं आना चाहिए। तो पद्मा के आदमी लाश को ठिकाने लगा देते हैं। राम की मौत से श्याम का बदला पूरा हो जाता है। वो चंद्रा को लेकर हॉस्पिटल जाता है तो चंद्रा आईसीयू में बेहोश निधि को देखकर शॉक्ड हो जाता है। दरअसल शमशान के चपरासी को पता चल गया था कि निधि जिंदा है और अंधेरे का फायदा उठाकर उसने निधि को एक दूसरी लाश के साथ बदल दिया था और फिर श्याम के आने के बाद उसने निधि को श्याम को दे दिया था। लेकिन सर पर चोट लगने की वजह से निधि कोमा में होती है और कुछ महीनों के बाद जब उसे होश आता है तब श्याम भी उसके पास होता है। उसके साथ जो हुआ था श्याम ने उसका बदला ले लिया था और अब ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो फिल्म की कहानी के बारे में अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।